बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर के बराबर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई तकरीबन 6 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलोन और नंबर 3 रेक्टम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम इलियम कहते हैं। इलियम इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है, कोलोन के साथ मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो इलियम और कोलोन के जंक्शन के नीचे होता है, इसको हम सीकम कहते हैं। आगे से बंद होता है, वैसे एक बंद नाली को सीकम कहते हैं। सीकम के साथ एक फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अमूमन इस अपेंडिक्स की लंबाई 4 इंच तक होती है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि इस अपेंडिक्स के अंदर फूड ट्रैप हो जाती है और उस फूड की प्यूट्रिफिकेशन होती है, डीकम्पोज होती है, गलती सड़ती है, जिसकी वजह से इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अंदर सोजिश होती है, पेन होता है, ये सूज जाती है। इस इनफ्लेम्ड कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देन अपेंडिक्स इज सर्जिकली रिमूव्ड। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा कोलोन होता है और आप लोग देख रहे हैं कि इस कोलोन के 3 हिस्से होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा दैट इज अ रेक्टम। रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। इस एनस को क्लोज करने के लिए यहाँ पर 2 किस्म के स्फिंक्टर होते हैं। रिंग लाइक मसल होते हैं। जो अंदर वाला स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल का बना हुआ, और जो बाहर वाला स्फिंक्टर होता है वो स्ट्रिप्ड मसल का बना हुआ होता है। और शुरू में ये स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होते हैं। आम तौर पर 2 साल की एज तक बच्चे इनको इरादी तौर पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। नंबर 2 इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं विच आर सोर्स ऑफ विटामिन के। नंबर 3 इसके अंदर फीसेस की फॉर्मेशन होती है, ये फीसेस को स्टोर करती है। और नंबर 5 इसके थ्रू डेफिकेशन होती है। आज जो मटेरियल इलियम से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होता है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होती है, और इसके अलावा इसके अंदर वाटर और साल्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। जब ये रिजेक्टेड मैटर, जो चीज एब्जॉर्प्शन के बाद बच जाती है, उसको हम रिजेक्टेड मास बोल रहे हैं।
जो अनएब्जॉर्ब चीज होती है जब वो डिसेंडिंग कोलोन के अंदर पहुंचती है तो देन इट इज चेंज्ड इनटू फीसेस। इन फीसेस के अंदर मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं। नंबर एक तो प्लांट फाइबर। जिस तरह के आप लोग जानते हैं हमारी खुराक में जो फाइबर्स होते हैं सेलुलोज के बने हुए होते हैं ज़्यादातर, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते, इसलिए हमारी खुराक का जो बड़ा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो प्लांट फाइबर्स होते हैं। नंबर टू, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं। नंबर थ्री, इसके अंदर वाटर होता है, बाइल पिगमेंट्स, और इसके अलावा इसके अंदर डेड म्यूकोजल सेल होते हैं और इसके अंदर म्यूकस शामिल होती है। इसके अलावा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की एक बड़ी पॉपुलेशन होती है which secrete, which produce vitamin K, and this vitamin K is absorbed into blood of our body. लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा रेक्टम। रेक्टम अपने अंदर फीसेस को स्टोर करती है। फीसेस की फॉर्मेशन, फुजला या पाखाना की फॉर्मेशन डिसेंडिंग कोलोन के अंदर होती है और फीसेस की स्टोरेज रेक्टम के अंदर होती है। आखिरी जो स्टेप है दैट इज डेफिकेशन। अगर हम छोटे जानवरों के अंदर पढ़ते हैं तो इसके लिए लफ्ज हम इजेशन यूज करते थे कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन, और यहां पर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन की बजाय हम डेफिकेशन कहते हैं। When this rectum is compactly filled with feces, तो एक प्रेशर डिवेलप होता है फीसेस के जमा होने की वजह से, जिसको डेफिकेशन रिफ्लक्स कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब दबाव है, जिसको डेफिकेशन रिफ्लक्स कहते हैं। दिस डेफिकेशन रिफ्लक्स is consciously inhibited in adult, but it is not consciously inhibited in infants। चूंकि एडल्ट के एनस वाले जो स्फिंक्टर मसल होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, इसलिए जो बड़े अफराद होते हैं वो इस डेफिकेशन रिफ्लक्स पाखाने के दबाव को इरादी तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मसल गैर इरादी होते हैं, इसलिए वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इरादतन रोक नहीं सकते। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड विद न्यूट्रिशन, निज़ाम नज़ाम की खराबियाँ, या आप लोग ले सकते हैं कि उसकी बीमारियां। डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ प्रॉब्लम में से नंबर एक, डिस्पेप्सिया। और डिस का मतलब ना होना और पेप्सिया का मतलब यहां पर डाइजेशन है, खुराक का सही तरीके से डाइजेस्ट ना होना, डिस्पेप्सिया। और डिफाइन हम इस तरह के करते हैं, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया। खुराक का मुकम्मल तौर पर हजम ना होना, डिस्पेप्सिया, जिसको हम अमूमन बदहजमी कहते हैं। डिस्पेप्सिया इटसेल्फ डिजीज नहीं है, बट इट इज सिम्टम ऑफ अदर डिजीजेस, के डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरे बीमारियों की अलामत होती है। मिसाल के तौर पर डिस्पेप्सिया अकर आर ड्यू टू
एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर मैदे के अंदर तेजाबियत ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी खुराक की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की सही डाइजेशन नहीं होती। नंबर 2, इरिटेशन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कोई जिस्मानी तौर पर उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर, तो ड्यू टू फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, उनके काम में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उससे भी डिस्पेप्सिया होता है। आर ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सेक्रीशन ऑफ बाइल। अगर बाइल की सेक्रीशन कम होती है या उसके अंदर जो साल्ट है वो पूरे नहीं होते, ना काफ़ी होते हैं, उसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया होता है। डिस्पेप्सिया के बाद एक और डिजीज होती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और आमतौर पर इसको हम जहरबाद कहते हैं। जहरबाद, फूड पॉइजनिंग। इनडाइजेशन ऑफ फूड containing toxin is called as food poisoning। ऐसी खुराक का हजम न होना जिसके अंदर जहरीले मादे शामिल हों, फूड पॉइजनिंग कहलाता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये फूड पॉइजनिंग में टॉक्सिन कहाँ से आती हैं? या तो ये टॉक्सिन ऑलरेडी हमारी खुराक के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बैक्टीरिया जो हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं वो टॉक्सिन पैदा करते हैं, और उन टॉक्सिन की वजह से फूड की इनडाइजेशन होती है। इनडाइजेशन का मतलब हजम ना होना, एंड दिस इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। अमूमन 2 किस्म के बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला और दूसरे बैक्टीरिया का नाम कैम्पेलोबैक्टर है। चैप्टर नंबर 6 में ये दोनों बैक्टीरिया पढ़ा चुका हूं। आमतौर पर ये साल्मोनेला बैक्टीरिया और कैम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, डक्स एंड चिक्स। के मवेशियों की आंतों के अंदर होते हैं, मुर्गी और बतख की आंत के अंदर होते हैं, लेकिन इन जानवरों के अंदर ये डिजीज सिम्टम पैदा नहीं करते। साल्मोनेला और कैम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया मुर्गी के अंदर और कैटल के अंदर फूड पॉइजनिंग काज नहीं करते, लेकिन इन जानवरों की बॉडी में मौजूद होने की वजह से ये मिल्क, मीट और एग्स को कंटेमिनेट करते हैं, उनको जरासीम आलूदा करते हैं। अगर हम अनपास्चराइज्ड मिल्क यूज करें, यानी दूध को गर्म किए बगैर इस्तेमाल कर लें, या इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट इज यूज्ड, सही तरीके से पका हुआ गोश्त इस्तेमाल ना करें, तो ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल करने के 12 से 24 घंटे के अंदर फूड पॉइजनिंग की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर फूड पॉइजनिंग की वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी बेचैनी होती है, यानी पेट में दर्द होता है। इसकी वजह से वोमिटिंग भी होती है, यानी उल्टियाँ आती हैं, और डायरिया हो सकता है। फ्लूइड which is escaping from the defrosting meat also contains salmonella bacteria।
जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि जब हम फ्रोजन मीट को पिघलाते हैं, फ्रोजन मीट को पिघलाने के अमल को डीफ्रास्टिंग कहते हैं। जब फ्रोजन मीट की डीफ्रास्टिंग होती है तो उसमें से फ्लूइड निकलता है। इस डीफ्रास्टिंग मीट से निकलने वाले फ्लूइड के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद होता है, और इसलिए हमें अपने खाने पीने के बर्तनों को इस डीफ्रास्टिंग मीट से निकलने वाले फ्लूइड से दूर रखना चाहिए। और जो हमारी दूसरी खुराक वाली चीज़ें होती हैं उनको भी इस डीफ्रास्टिंग फ्लूइड से अवॉइड करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक सवियर टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग होती है जिसको बाचुलिज्म कहते हैं। बाचुलिज्म, और लिखते हैं इसको बॉटुलिज्म है, लेकिन इसको पढ़ते बाचुलिज्म है। बहुत ही शदीद किस्म की फूड पॉइजनिंग होती है और एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम क्लास्ट्रीडियम बाचुलाइनम है। बीमारी बाचुलिज्म, बैक्टीरिया का नाम क्लास्ट्रीडियम बाचुलाइनम है। आमतौर पर यह बैक्टीरिया उस फूड के अंदर होता है जो इम्प्रॉपरली प्रिजर्व की जाती है, जिसको सही तरीके से महफूज ना किया गया हो। ख़ास तौर पर ऐसा मीट जो सही तरीके से प्रिजर्व ना किया गया हो, ऐसे दूध के अंदर ये क्लास्ट्रीडियम बाचुलाइनम बैक्टीरिया मौजूद होता है। और जब ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, तो ये टॉक्सिन पैदा करता है। इस बैक्टीरिया से निकलने वाली टॉक्सिन का असर ख़ासूसन हमारे CNS के ऊपर होता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया हैज़ सिलेक्टिव एक्शन ऑन द CNS, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और कार्डियक पैरालिसिस हो जाता है। जिस तरह के आप लोग जानते हैं, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब पैरालिसिस मफलूज होना, यहाँ पर इसका मफहूम आप लोग फेल हो जाना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नाकारा हो जाता है, मफलूज हो जाता है, और इसी तरह कार्डियक फेलियर हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा सवियर होती है। बाचुलिज्म की मुख्तलिफ अलामात हैं। मिसाल के तौर पर इसकी वजह से नाजिया, जिसको आप लोग मतली कहते हैं, और डिजीनेस का मतलब सर चकराना, हेड एक होता है, डबल विजन यानी एक की बजाय, ये नफ्सियाती मुगालता होता है, एक की बजाय कई चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से फटीग हो जाती है, थकावट होती है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन होता है।